students. In last lecture, we have discussed about the concepts related to the respiration. Today, we are going to study some other concepts and MCQs. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने लाइव प्रोसेस के देखे, रेस्पिरेशन के देखे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी हमने क्या किया है वहां पर डिस्कस किया था। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज inner membrane of mitochondria, it shows inward foldings. Question number first is inner membrane of mitochondria, it shows inward foldings of inward foldings of options given are inward foldings for the options given is formation of cristae, reducing mitochondrial matrix, formation of cristae, मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टे कहते हैं, forming formation of cristae, reduction of mitochondrial matrix, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कम करने के लिए। ऑप्शन सी इज प्रोवाइडिंग मोर स्पेस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजोम्स, प्रोवाइडिंग मोर स्पेस to produce maximum possible ऑक्सीजोम्स, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजोम्स वहां पर प्रोड्यूस करने के लिए। एंड ऑप्शन डी इज फॉर नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, जो कि फोल्डेड होती है, इट शोज इनवर्ड फोल्डिंग्स फॉर, वो क्यों फोल्डेड होती है। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डेड होता है। अब ये फोल्डेड मेम्ब्रेन क्यों होता है इस तरह से? सो दिस फोल्ड्स इन द मेम्ब्रेन, why the membrane is folded, why it has this crystal-like structure. So this crystal-like structure foldings on the membrane, it has F1 particles, इसको हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। तो इस पर जो F1 particles होते हैं, F1 particles which are present like this, these F1 particles, the number of F1 particles can increases due to increased surface area. So to produce maximum possible oxysomes on the increased surface area, it provides the space. Formation of cristae, so formation of cristae तो normally होता ही है, ठीक है। So ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि formation of cristae का मतलब ही होता है inner membrane which has infoldings, reduction of mitochondrial matrix. So this is not the intention or the motto. Providing more space or surface area to produce maximum number of the oxysomes. It is the correct answer. क्योंकि यही ऑक्सीजोम्स क्या करने वाले हैं, एटीपीज बनाने में हेल्प करने वाले। ये क्या दिखाते हैं, एटीपेज एक्टिविटी दिखाते हैं, यानी एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन माइटोकॉन्ड्रिया, in the process of anaerobic respiration, ATPs are synthesized by, so ATP कैसे synthesized होते हैं in anaerobic respiration? In anaerobic respiration, ATP are
सिंथेसाइज्ड बाय एटीपीज कौन से प्रोसेस से सिंथेसाइज किए जाते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. सो ऑप्शन गिवन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. Oxidative phosphorylation, that is with the help of coenzymes NAD और FAD, इससे बनाए जाते हैं ATP NADH2 FADH2 के हेल्प से. या फिर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. एटीपीज किससे बनाए जाते हैं? सी ऑप्शन दिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2. फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2. ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2. ठीक है. तो इस तरह से हमें ऑप्शन दिए गए कि ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, या फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एटीपी का सिंथेसिस होता है, एक्चुअली इट इज सबस्ट्रेट लेवल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. नाउ व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल है, सपोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो इसका पहले क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बनता है. एसिटाल्डिहाइड एंड देन इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. इथेनॉल का प्रोडक्शन उसके बाद होता है. सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एटीपी इज जनरेटेड फ्रॉम द एडीपी. एडीपी से एटीपी जनरेट होता है और इसलिए इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि एटीपी इज जनरेटेड फ्रॉम एडीपी. एटीपी जो है वो एडीपी से एटीपी जनरेट होता है. इसको कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल का मतलब होता है कि सबस्ट्रेट से ही एनर्जी मिलता है, सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी फॉर्म होता है. सो इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन which occurs in the fermentation. ठीक है. फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, या एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है. द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is mitochondria. These are the storehouse of. Mitochondria is the storehouse of. So it is the storehouse of. We know that mitochondria is powerhouse of the cell. इसमें क्या स्टोर किया जाता है? So A option A given is glycogen, glucose, ATP, fats. Glycogen, glucose, ATP, and D is fats. So glycogen, glucose, ATP और fats. Answer is ATP. ATP स्टोर किए जाते हैं. ठीक है. It is the powerhouse of the cell. It stores the ATP. एनर्जी करेंसी को ये स्टोर करता. Next is in aerobic respiration in plants. In aerobic respiration in plants, options given are oxygen is taken in, oxygen is given out, carbon dioxide is given out, and carbon dioxide is taken in. ठीक. So first option is oxygen is taken in, oxygen is given out,
CO2 is given out, and option D is CO2 is taken in. इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में पूछा है हमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है, ठीक है। सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है या जो भी फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होकर CO2 बाहर निकलता है। सो ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड CO2 इज गिवन आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमें पूछा है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है उसमें CO2 को यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। CO2 को क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। CO2 इज यूज्ड। तो एज CO2 इज यूज्ड, रेस्पिरेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा, बट CO2 इज नॉट रिलीज। इंस्टेड द CO2 इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। So option A is correct. Oxygen is taken in and it is utilized for the respiration, aerobic respiration in the plants. Oxygen is taken in is the correct answer. Next is question number 5. Next is question number 5. Question number 5 given is lactic acid fermentation is characterized by lack of production of. Lactic acid fermentation is characterized by lack of, options given are A, lack of ATP CO2 NADH2, ATP CO2 NADH2, and option D given is CO2 and CO2 and H2O. So lactic acid fermentation is characterized by lack of. तो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड एक ऐसा फर्मेंटेशन है जिसमें CO2 बाहर नहीं निकलता है। सो लैक ऑफ CO2 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें CO2 बाहर नहीं निकलता है। लैक्टिक एसिड में CO2 बाहर नहीं निकलता है, CO2 बनता ही नहीं है, ठीक है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विदाउट रिलीज ऑफ CO2. Instead the energy is released but a small amount of energy is released. पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है? लैक्टिक एसिड में होता है, जिसमें कोई CO2 नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फर्मेंटेशन yeast secretes one of the following enzyme. So in fermentation yeast, which is a fungus, unicellular fungus, it secretes following enzyme. Following enzyme. तो कौन सा एंजाइम है जो सिक्रेट करता है ईस्ट? इन्वर्टेज, थाइमेज, हाइड्रोजिनेज और एनोलेज। तो इसमें है इन्वर्टेज, जो शुगर को इन्वर्ट कर देता है। थाइमेज, शुगर को डाइजेशन करने के लिए ये एंजाइम काम करता है, शुगर को डिग्रेड करता है थाइमेज। फिर उसके बाद है
Next is dehydrogenase and anolase. Dehydrogenase and anolase. ठीक है. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्मेंटेशन ईस्ट में जब होता है तो ईस्ट क्या सीक्रेट करता है, तो झाइमेज ये जो एंजाइम है ये ईस्ट सीक्रेट करता है. ठीक है, ईस्ट सीक्रेट क्या करता है, झाइमेज एंजाइम सीक्रेट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर झाइमेज आएगा. ठीक. बाकी इन्वर्टेज, डिहाइड्रोजिनेज और एनोलेज ये कोई स्पेसिफिकली ईस्ट से सीक्रेट नहीं होते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म भी सीक्रेट कर सकते हैं. झाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो नॉर्मली ईस्ट सीक्रेट करता है फॉर ग्लूकोज डाइजेशन. ठीक है, ग्लूकोज का फर्दर डाइजेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए या फर्मेंटेशन करने के लिए उसको यूज किया जाता है. Next is question number 7. Question number 7 is, which molecule listed below is the product of fermentation of glucose by yeast? Which molecule listed below is product of fermentation by yeast? यानी यहाँ पर हमें पूछा गया है कि ईस्ट फर्मेंटेशन से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ठीक है, प्रोडक्ट्स गिवन आर C6H10O5, C6H10O5 N, so it is a polysaccharide. Then C2H5OH, C2H5OH. C option given is C6H1P6, C6H1P6, and D option is CH3OH. So we know that the molecule, the product of fermentation by yeast हमें पूछा गया है. हमें पता है कि शुगर का अगर ये शुगर मॉलिक्यूल का फर्मेंटेशन जब ईस्ट करता है तो नॉर्मली अल्कोहल फॉर्म होता है. सैक्रोमेसिस सेरेविसी से हम देखते हैं कि सैक्रोमेसिस सेरेविसी हम यूज करते हैं नॉर्मली ईस्ट सेल, जो कि फर्मेंट करके क्या बनाता है, शुगर का फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना देता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इथेनॉल. ये इथेनॉल दिया गया है हमें, ये इथेनॉल प्रोडक्शन ईस्ट करता है. ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड है. ठीक है, सो इट इज ऑल्सो a phosphate of carbon and hydrogen, and this is methanol. मिथेनॉल, फॉस्फेट्स या फिर शुगर ये बनाते नहीं है ईस्ट, तो बनाते हैं C2H5OH. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज, Krebs cycle is also called as TC cycle. It is also called metabolic sink. क्रेब्स साइकिल को ही हम क्या कहते हैं, citric acid cycle is also known as metabolic sink. इसको मेटाबॉलिक सिंक कहा जाता है. अब ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, इसके रीजंस दिए गए हैं. फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज कॉमन पाथवे, as it is first common pathway for carbohydrate fat proteins, carbohydrates, fats and proteins. इसका ये कॉमन पाथवे है.
Second option given is, it is the common pathway for carbohydrate fats. Common pathway for carbohydrate and fats. Carbohydrates and fats. C option is, it is the common pathway for carbohydrates again and organic acid. Carbohydrates and organic acids. Organic acids. And D is none of these. None of these. So if you observe the Krebs cycle, you will come to know that Krebs cycle में क्या होता है? Yes, it is the common pathway for carbohydrate, pyruvic acid, ग्लूकोज का कन्वर्जन पायरुविक एसिड में होता है, ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड एंटर करता है Krebs साइकिल में विद द इन द फॉर्म ऑफ एसिटिल कोए, ठीक है, कोएंजाइम ए। कार्बोहाइड्रेट के लिए पाथवे है, फैट्स के लिए भी वही पाथवे होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द पाथवे फॉर द प्रोटीन्स। सो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन सबके लिए एक कॉमन पाथवे। क्रेब्स साइकिल जो है ये सबके लिए क्या होता है? कॉमन पाथवे होता है, क्योंकि प्रोटीन्स का जब डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड्स बनेंगे। अमीनो एसिड्स कैन ऑल्सो एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। उसी तरह से फैटी एसिड्स भी क्या हो सकते हैं? क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। सो इट इज द कॉमन पाथवे फॉर द ऑल थ्री, ठीक है। क्रेब्स साइकिल जो है इस तीनों के लिए भी क्या है? कॉमन पाथवे है। देखो डाइजेशन जब होता है, अमीनो एसिड्स कैन डायरेक्टली एंटर इन द क्रेब्स साइकिल। Fatty acids, they get converted into acetyl CoA and later on they enter in the Krebs cycle, ठीक है। तो इस तरह से पाथवे होता है। कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें पता ही है कि ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड से एसिटिल CoA बनता है और एसिटिल CoA एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। सो इन दिस वे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है बट इसमें प्रोटीन नहीं दिया गया है, तो हमें इनमें से जो प्रॉपर आंसर है वो चूज करना है। ये भी हो सकता है बट इसमें क्या नहीं दिया है? प्रोटीन्स दिया नहीं गया है। कॉमन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट इज ओके बट इट इज नॉट द कॉमन पाथवे फॉर ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। An enzyme that converts pyruvic acid into ethanol is an enzyme that converts pyruvic acid into ethanol। तो कौन होता है जो पायरुविक एसिड से इथेनॉल में कन्वर्जन करता है? एंजाइम का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस गिवन आर डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, डी कार्बोक्सिलेज। सेकेंड ऑप्शन इज डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। सी ऑप्शन गिवन इज decarboxylayer, decarboxylayer, and D option is both A and B। तो यहाँ पर देखिए पायरुविक एसिड है, उसका कन्वर्जन इथेनॉल में हो रहा है। तो पायरुविक एसिड जो होता है उसका डी कार्बोक्सिलेशन पहले होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तो एक्शन होता है ए का, इस डी कार्बोक्सिलेज का। फिर बनता है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिससे एक NADH2 बनता है और उसके बाद बनता है C2H5OH।
जिसको कि हम बोलते हैं इथेनॉल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आता है। इसका मतलब ए और बी दोनों भी चाहिए, तो डी ऑप्शन हमें दिया गया है कि बोथ ए एंड बी it is required for conversion of pyruvic acid into ethanol, so option D is correct. Question number 10, next question क्या है? Question number 10 है which of the following is key intermediate compound? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, which of the following is the key intermediate compound, key intermediate compound linking glycolysis to the Krebs cycle, linking glycolysis to Krebs cycle. ऑप्शंस गिवन आर, तो कौन सा कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से क्या करता है, लिंक करता है? कंपाउंड कौन सा है? लिंकिंग रिएक्शन में हमें ये पता चलता है कि लिंक रिएक्शन में लिंकिंग कंपाउंड कौन सा है? NADH, ATP, मैलिक एसिड, NADH, B option is ATP, C option is malic acid, and the last option is acetyl CoA। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो हमें पता है कि पायरुविक एसिड जो होता है, पायरुविक एसिड बनने के बाद एक लिंक रिएक्शन होता है जिससे कि बीच में एसिटिल कोए बन जाता है। ठीक है, तो एसिटिल कोए जो है यहाँ पर एक एंजाइम होता है, द एंजाइम इज कोएंजाइम ए। ठीक है, कोएंजाइम ए जो होता है वो इसमें ऐड होता है पायरुविक एसिड में, और जिससे कि डी कार्बोक्सिलेशन भी होता है, CO2 बाहर निकलता है और ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड से। इससे एक NADH2 भी निकलता है, NADH2 is also released. Now during this process the acetyl CoA is formed and this acetyl CoA is going to enter in the Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल में ये एसिटिल कोए क्या होने वाला है, एंटर करने वाला है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है। तो ग्लाइकोलिसिस वाला पार्ट तो यहाँ पर है और क्रेब्स साइकिल वाला पार्ट यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में कौन सा मॉलिक्यूल होता है, वो होता है एसिटिल कोए। तो हमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन 4 इज एसिटिल कोए। Acetyl CoA is the compound which links the glycolysis with Krebs cycle. Glycolysis को Krebs से acetyl CoA joined करता है। ठीक है, वो लिंकिंग कंपाउंड, लिंक रिएक्शन कहते हैं इसको। इसको लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज in the TCA cycle the number of steps involving direct utilization of H2O is, TCA cycle यानी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, number of steps involving in direct utilization of H2O is, तो H2O का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन क्रेब्स साइकिल में यानी TCA साइकिल में कहां पर होता है? ठीक है, कितने स्टेप्स में होता है? So how much H2O is used in the Krebs cycle? Krebs cycle में कितने Krebs cycle में कितने molecules of H2O को use किया जाता है? So how many H2O molecules they are used in the Krebs cycle? तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हाइड्रोजनेशन का एक प्रोसेस होता है जहां पर 3 molecules of water is used in the Krebs cycle. क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is in TCA cycle the number of steps in TCA cycle the number of
steps involving direct utilization of the direct utilization of H2O is, कितने स्टेप्स होते हैं जहां पर H2O यूज किया जाता है? ऑप्शंस गिवन आर 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. सो ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 3 आंसर है. 3 आंसर कैसे आएगा? क्योंकि 3 ऐसी स्टेप्स होती है जहां पर वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is, during the conversion of succinyl CoA to succinic acid, succinyl CoA से succinic acid जब बनता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? During the conversion of succinyl CoA to succinic acid, what changes occurs? Options given are H2O is used and GTP is formed. H2O is used and GTP is formed. Yes, करेक्ट ऑप्शन है ये. GTP फॉर्म होता है. फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया है CoA is liberated. CoA, that is coenzyme A, is liberated from succinyl CoA. तो यस, इससे CoA निकलेगा तभी सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बनेगा. ऑप्शन सी गिवन इज NaDH2 is formed and CO2 is released. NaDH2 is formed. So NaDH2 is formed and CO2 is released. So actually NaDH2 और CO2 रिलीज का जो प्रोसेस होता है ये डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप में होता है. ठीक है, जब फ्यूमेरेट बनेगा, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरेट बनेगा तो CO2 बाहर निकलता है. एंड डी इज बोथ A एंड B. बोथ A एंड B, दोनों B. ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप जब क्रेब्स साइकिल देखेंगे, क्रेब्स साइकिल में हमने पता है कि सक्सिनिल कोए से सक्सिनिक एसिड जब बनेगा तो कोए बाहर निकलेगा. तो कोए इज लिबरेटेड, H2O is used and GTP is formed. So yes, GDP से GTP बनेगा और एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा. ठीक है, so both this A and B are correct. So option D, both A and B is correct. NaDH2 formed and CO2 is released. ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में होता है. तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13 is, in lactic acid fermentation, the last step involves is. In lactic acid fermentation, question number 13, in lactic acid fermentation, the last step involves is. Options given are oxidation, reduction, decarboxylation. Oxidation, reduction, decarboxylation, and D option is both A and B. दोनों A and B. देखो यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेज होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 यहाँ पर बाहर नहीं निकलता है, इसमें डीकार्बोक्सिलेशन स्टेट नहीं होता है। सेकेंड स्टेप होता है रिडक्शन। सो रिडक्शन इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व इन द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if CO2 is okay, if in Krebs cycle the 2 carbon compound react with dash to give 6 carbon compound. सिंपल क्वेश्चन है। इन क्रेब्स साइकिल, हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल में 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड से मिक्स होके 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। सो क्रेब्स साइकिल द 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटिल कोई 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोए, इट रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करता है, डैश टू गिव 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। ऑप्शन दिए पायरुविक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, pyruvic acid and OAA, oxaloacetic acid, OAA and acetyl, OAA and acetyl, ठीक है। और उसके बाद है सिट्रिक एसिड प्लस H2O, सिट्रिक एसिड प्लस H2O, and option D given is acetyl CoA and OAA, acetyl CoA and OAA। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होता है प्रोसेस। देखो क्रेब्स साइकिल में जो एसिटिल कोए है वो एंटर करता है और इसके साथ मिक्स होता है यहाँ से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है साइट्रेट या सिट्रिक एसिड बनता है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। आइसोसिट्रेट बनेगा फिर सिट्रेट बनेगा, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो बनता है, ठीक है, वो इस 4 कार्बन से और इस 2 कार्बन कंपाउंड से बनता है। यहाँ से शुरुआत होती है क्रेब्स साइकिल की। तो ऑप्शंस देखिए हमें क्या दिया है, पायरुविक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, पायरुविक एसिड आता ही नहीं है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड एसिटिल, यहाँ पर एसिटिल कोए होना चाहिए, तो ये भी गलत होगा। सिट्रिक एसिड H2O गलत, एसिटिल कोए एंड OA, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो दिस इज अबाउट द लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 एंड रेस्पिरेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ MCQs डिस्कस किए। इन नेक्स्ट लेक्चर we are going to deal with some other MCQs, कुछ और MCQs हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।